फोकस हिमाचल के डिजिटल स्टूडियो में आज हमारे बीच हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विशाल नहरिया जी। विशाल जी, आपका फोकस हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया समर जी। सर, आप सबसे युवा विधायक रहे हैं धर्मशाला के, तो इससे पहले आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे, तो अपने बारे में कुछ बताइए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर आप सक्रिय राजनीति में कैसे आए और कौन आपके राजनीतिक गुरु रहे? मैं जब धर्मशाला महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तो वहाँ पर छात्र संगठन के साथ जुड़ना मेरा हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जी। और वहाँ से छात्र हित के लिए काम करना, छात्र हित की आवाज़ को उठाना, उन सारे विषयों में वहाँ पर मैं एक्टिविस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट करता रहा। और धीरे धीरे जो समाज में कोई भी ऐसे कार्य होते थे जहां पर एक विद्यार्थी, एक युवा अपनी अहम भूमिका निभा सकता हो, उन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। और जैसे ही मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई के बाद मेरी मास्टर इंग्लिश हुई, जर्नलिज्म की भी मैंने स्टडी करी जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ। और प्रवेश होने के थोड़े समय के बाद मुझे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्मशाला के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और हृदय से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बेटा समझकर आशीर्वाद दिया, धर्मशाला की सेवा करने का मौका दिया और अपनी सेवा को मैंने एक ईमानदारी के साथ वहाँ पर निभाया है, लोगों के बीच में जाकर काम किया है। और एक ऐतिहासिक जो बजट होता है, एक डेवलपमेंटल बजट, एक पैसा जो अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करना, वो धर्मशाला के बीच में किया। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी लाई। और इसके साथ साथ में जो ग्रामीण के क्षेत्र होते थे जिनको मात्र वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा जाता था, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी विकास के कार्य किए, खेलों के मैदान वहां पर स्थापित किए, महिलाओं को वहां पर स्ट्रेंथन करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों ने खड़े किए और लोगों के बीच में जाके हर पल उनकी दुख दर्द पीड़ा को समझा और उनके साथ मिलकर जो है हर विषय के ऊपर काम किया। मेरा सच में ये सौभाग्य है कि मुझे धर्मशाला का बेटा बनकर जो है वहाँ की सेवा करने का मौका मिला। जी सर, आपने इतने अच्छे कार्य किए अपने कार्यकाल में, तो ये क्या कारण रहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपका टिकट ऐन मौके पे काट दिया गया? देखिए, राजनीति है और यहाँ पर कई सारे विषयों का आंकलन होता है। जी। और खासकर जब आप भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में काम कर रहे हो, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हाँ जी। और वहां पर हर एक चीज को जो है बड़ा डीपली स्टडी करते हैं और कई कारण वहां पर जो है टिकट आवंटन को लेकर रहते हैं और एक विषय राजनीति भी रहता है। स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में है, बहुत सारी चीजों को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र भी यहाँ पर होते हैं। तो उन सारे चीजों पे एक डिटेल डिस्कशन वहां पर होती है। तो पार्टी ने जो भी अपना निर्णय लिया, उस निर्णय को मैंने बस सहज रूप से स्वीकार किया, क्योंकि देखिए, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जो हूँ, अपने संगठनों से जुड़ा हूँ, वैचारिक संगठनों में जाकर मैंने काम किया है और मुझे पार्टी का निर्णय पहले ही दिन स्वीकार था जिस दिन पार्टी ने निर्णय लिया। और बस सहज रूप से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने मिलकर जो है जिस प्रत्याशी को टिकट मिला, उस टिकट वाले प्रत्याशी के साथ मिलकर जो है हम लोगों ने लोगों के बीच में काम किया, वोटिंग अपील की। अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़े से मार्जिन से वहां पर चूके हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कम बैक करेगी और लोगों के साथ मिलकर जो है जो विकास कार्य माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे थे, उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, स्मार्ट सिटी का दर्जा धर्मशाला को मिला है, लेकिन जब आप सत्ता में थे, जब आपके पास मतलब विधायक थे आप, उस दौरान तो बड़े आरोप लगते थे कि काम नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। आजकल भी मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा कोई काम को स्मार्ट सिटी के अंदर कर रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छा विषय आपने यहाँ पर लाया है, जो स्मार्ट सिटी का विषय आप चर्चा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देन है और धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ऐसी सोच अपनी रखी कि देश के ऐसे चुनिंदा शहर, जिन शहरों को डेवलप करने का, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर लेकर आने का निर्णय लिया, जिसे स्मार्ट सिटी जो है नाम दिया। धर्मशाला भी उसमें आया, धर्मशाला को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। और देखिए,
हजारों करोड़ रुपए के हिसाब से जो है वो सिटीज डेवलप होनी थी जी। और सैकड़ों करोड़ रुपया जो है धर्मशाला के बीच में अभी तक खर्च हो चुका है। हाँ जी। मुझे भी इस स्मार्ट सिटी के बीच में काम करने का अवसर मिला। आप देखिए धर्मशाला में बहुत तेजी से जो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाई गई थी, पीएमसी बनाई गई थी, उसके माध्यम से वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है धर्मशाला के डिजाइन किए गए, उनको धरातल पर उतारना और तेजी से उतारना हमारा एक लक्ष्य था। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में समय समय पर जो है स्मार्ट सिटी के साथ बैठकें करके जो है उन कार्यों को धरातल पर उतारा, तेजी से काम किया। और आप देखिए उस दौर में अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो लगभग जो है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य जो है वहां पर धरातल पर उतरे हैं, जिसमें आपका इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ रोड को बनाना है, सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बल्कि सीवरेज तो मैं इतना चैलेंज से बोल सकता हूँ, देश की पहली टेक्नोलॉजी ऐसी है जो धर्मशाला के बीच में लाई गई। साथ में उसके साथ में जो अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है धर्मशाला के बीच में हम लोग लेकर आए। हालांकि अभी रिसेंटली उसका जो है वो इनोग्रेट कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, परंतु लाई गई वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ठीक है। उसके साथ साथ में पूरे स्मार्ट सिटी में पूरे धर्मशाला के नगर निगम में जो है वहां पर लाइट्स की स्थापना करना, वो लाइट्स का काम हम लोग शुरू करवा कर आए थे, परंतु जब से कांग्रेस की सरकार आई है वो काम वहीं का वहीं रुक गया, उस काम कार्य को कोई गति नहीं मिल रही है। खेल के मैदान हम लोगों ने उसके बीच में विकसित करके दिए, स्थापित करके दिए, तो ऐसी दिशा में काम किया। और सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत बड़ा काम जो है धर्मशाला के बीच में किया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी उसके माध्यम से जनरेट करके दी है। आप देखिए धर्मशाला एक पहला ऐसा स्थान हिमाचल प्रदेश के बीच में बना जहां के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम जो है हम लोगों ने स्मार्ट करके दिए, वहां पर स्मार्ट क्लासरूम जो है स्थापित करके दिए। 61 क्लासरूम्स ऐसे थे धर्मशाला के बीच में, डिफरेंट सरकारी स्कूलों के। तो इस तेजी से हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के बीच में काम किया। देखिए विपक्ष उस समय जो तत्कालीन था, कांग्रेस था, वो अपनी भूमिका निभा रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं आप देखिए वो फॉल्स एलिगेशन लगाना, झूठे आरोप लगाना और झूठ की राजनीति करके जो है सत्ता में आना। उन्होंने बहुत बड़े लुभावने सपने 10 गारंटियां पूरे प्रदेश में बेची, परंतु आज वो 10 गारंटियां कहीं पर भी धरातल पे नहीं दिखती हैं। ना ही कोई कांग्रेस का नेता उस गारंटी के ऊपर बोलता है कि हम लोग ये चीज जो है वो लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जो लोगों से उन गारंटियों को बोलकर उन्होंने वोट ले लिया। तो ऐसी फरेब झूठ की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं की जाती है और ना हमने की है। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से लोगों की सेवा की है और उस सेवा के मार्ग को हम लोग आगे भी बढ़ाते जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस की सरकार जो है प्रदेश में पिछले 8 महीने से काम कर रही है, परंतु 8 महीने आज आप देखेंगे कि वहां पर धरातल पर कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रही है। धर्मशाला की ही बात नहीं, आप जिला कांगड़ा को उठाकर देख लें, आप चंबा देख लें, आप हमीरपुर देख लें, आप पूरा प्रदेश के अंदर देख लें। आज प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश के अंदर आई है, परंतु आज भी जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने में कमी नहीं छोड़ रही। आज केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, परंतु एक बार भी धन्यवाद नहीं कर रहे। केंद्र के मंत्री यहाँ पर प्रदेश में अंदर आके जो है विजिट कर रहे हैं, प्लेसेस में जा रहे हैं, परंतु आज भी कहीं ना कहीं सारी चीजों के ऊपर हमारी वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है वो राजनीति तलाश रही है। तो मुझे लगता है ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता नहीं है। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लोग जो है हर चीज से जागरूक है, कनेक्टेड है, लोग देख रहे हैं, बड़ी भली भांति देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर काम किया है और आज इस प्राकृतिक आपदा में भी हिमाचल प्रदेश को उनका बहुत बड़ा योगदान जो है इस आपदा से उठाने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का, केंद्र की पूरे समस्त नेतृत्व का और सभी मंत्रियों का, जो जिस तरह से हिमाचल को आज भी जो है आप लोगों ने अपना समझकर इतना बड़ा सहयोग दिया है। तो दलगत राजनीति से उठकर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ दीजिए। अभी मैं आप लोगों ने आपने जो स्मार्ट सिटी का विषय उठाया, पिछले 8 महीने में आप जाकर देखिए धर्मशाला में कुछ भी नहीं हो रहा। वो कार्य वहीं के वहीं एज इट इज जो वहां पर रोक दिए गए हैं और लोग आज उन कार्यों को से जो है वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं, क्योंकि वो कार्य आज अगर कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो वो जनता को समर्पित होकर उसका सीधा लाभ उनको लोगों को मिलेगा। परंतु क्यों रोके गए हैं, ये अपने आप में धर्मशाला पूछता है, धर्मशाला के लोग पूछते हैं और वहां के नेतृत्व से भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। आपने सर जैसे एक बात की कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, तो आपको क्या लगता है कि 10 में से कांग्रेस कितनी गारंटियां इस टाइम पूरी कर पाई है? जीरो।
जीरो, मैं तो जीरो मानता हूँ। धरातल पर कोई गारंटी नहीं दिख रही। आप देखिए, आपने बोला था कि हम लोग यहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से 680 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देंगे और वो इंटरेस्ट फ्री होगा। आपने कहा था कि हम 2 रुपए किलो जो है गोबर खरीदना शुरू करेंगे। आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि आप सूखा खरीदोगे कि गीला खरीदोगे। आज वहां के हमारे जो पशुपालक है उन लोगों ने गोबर इकट्ठा करके रखा है। आज पशुपालक जो है वो अभी भी अपना दूध बिकने का इंतजार कर रहा है कि 100 रुपए लीटर कब बिकना शुरू होगा। आज महिलाएं जो है प्रतिदिन अपना अकाउंट जो है वहां पर खोलकर चेक करती हैं 1500 रुपए कब आएगा, कब वो घंटी बजेगी 1500 रुपए की। तो अपने आप में प्रदेश की जनता पूछ रही है। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है हिमाचल प्रदेश के लिए कि कांग्रेस ने इतना बड़ा झूठ जो है प्रदेश की मातृत्व शक्ति के साथ किया है। इतना झूठा उन्होंने उनके साथ बोलकर उनसे वोट लिया और आज अपने वादे से वो मुकर रहे हैं। सर, आजकल पूरा प्रदेश जो आपदा से जूझ रहा है। प्राकृतिक आपदा इस बार बहुत ज़्यादा आई है, खासकर कुल्लू मनाली, सिरमौर, शिमला, है ना, इन जिलों में तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सुक्खू जी बोल रहे हैं, हमारे सीएम, कि केंद्र की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना कि कितनी हेल्प की है, कि एक्चुअल फैक्ट क्या है? देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं भूतल मंत्री हिमाचल प्रदेश के बीच में आए जी, और पूरा कुल्लू मनाली का जो उन्होंने दौरा किया। हाँ जी। और वहां पर उससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की जो है वो सैकड़ों करोड़ रुपया योगदान देके लगभग 367 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से उभरने के लिए दिया है। जी। और अभी भी केंद्र की सरकार ने इतना आश्वस्त किया है कि पूरा रिपोर्ट उसका मांगा है और अधिक से अधिक जो है सहयोग केंद्र की तरफ से प्रदेश को इस प्राकृतिक आपदा से उभरने के लिए दिया जाएगा। अच्छा। केंद्र की सरकार ने कोई भेदभाव जो है हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं रखा, परंतु मैंने अभी भी हाल ही में आपसे बात की कि इस आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेकने में जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हट रही है। मैं कहता हूं कि आज हम सभी को एक साथ मिलकर जो है इस प्राकृतिक आपदा के साथ लड़ने की आवश्यकता है। लोगों की जो है एक सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए उनकी मदद करने की आवश्यकता है। आओ हम सब लोग मिलकर जो अपने घरों से निकले और उस जरूरतमंद व्यक्ति की जो मदद करें जो इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया है। आज राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता ने सत्ता जो है वो कांग्रेस को दी है। सत्ता तो आपके पास काफी लंबा समय करने, राजनीति करने के लिए काफी लंबा समय है, परंतु आज सेवा कर लीजिए। एक तो पहले ही आपने झूठ बोल के सत्ता को हासिल किया है, पर अब अगर आपको सत्ता मिली है तो आप उसको सही ढंग से चलाइए, सेवा के माध्यम से चलाइए। जी। लोकसभा चुनाव 2024 का डंका इस टाइम बज चुका है, पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका है। धर्मशाला से आप एक युवा नेता हैं, कांगड़ा चंबा में इस टाइम बहुत बड़ा संकट है कि भाजपा के लिए कौन सा सुटेबल कैंडिडेट हो, क्योंकि इस टाइम जो है वो कांग्रेस पूरी पावर में है। तो ऐसे में अगर आपको मौका मिलता है लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे और कितना फाइट कर पाएंगे, कितनी तैयारी आपकी है उसको लेकर? ये में 2-3 प्रश्न आपके आते हैं कि लोकसभा का चुनाव है। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुकी है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 2024 में बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कांगड़ा चंबा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा। और रही यहाँ से प्रत्याशी की बात, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है और इसका जवाब सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है और केंद्र का नेतृत्व है, वह इस बात का निर्णय लेता है। और चुनाव जो लड़ेगा, स्वाभाविक है कि वह अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता होगा, चाहे वो कोई अन्य हो या मैं हूं, कोई भी हो, उस व्यक्ति का सौभाग्य होगा जो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वह चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, जिस व्यक्ति ने भारत को पूरे विश्व में आज एक नई पहचान दी है, एक नए भारत का जो है यहाँ पर निर्माण किया है। आज भारत जो है, भारत का प्रत्येक नागरिक पूरे देश में जहां पर भी जाता तो अभिमान के साथ कहता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। और आज हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एक अलग पहचान पूरे विश्व में मिली है। तो सच में भारतीय जनता पार्टी का जो हर एक कार्यकर्ता है वो गौरवान्वित महसूस करता है ये सारी चीजें देखते हुए। तो निश्चित तौर पे जिस भी कार्यकर्ता को ये अवसर मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा, वो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली होगा और भारतीय जनता पार्टी की उसमें जीत होगी। जी। अगर आपको मिल गया तो
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पार्टी जैसा भी आदेश देगी उस सारे आदेश की पालना मैं भी करूंगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है। जी। सर, प्रदेश में आजकल नशे का जाल बहुत बुरी तरह बुना जा चुका है। पड़ोसी राज्य पंजाब से नशा आए व दिन आता रहता है। पहले तो चलो भांग का चलन था, यहाँ पे शराब का चलन था, लेकिन अब नई चीज आ गई है, चिट्टा जो है पूरे प्रदेश में इस टाइम फैल चुका है और बहुत ही महंगा नशा है। युवा इसको करने की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कर रहा है। कांगड़ा जिला में सबसे बुरा हाल है। कांगड़ा जिला के युवाओं को या पूरे प्रदेश के युवाओं को इस नशे की दलदल से बचाने के लिए आपके पास कोई प्लान है, कोई संदेश है, तो कृपया आप शेयर करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बिल्कुल ये आपकी बात से सहमत हूँ कि नशा अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और जिस तरह से हमारे युवा साथियों को इस नशे ने चपेट में लिया है और हमारे युवा साथी इसकी ओर आकर्षित हुए हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमें आज एक साथ मिलकर जो है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की, उभरने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमारा युवा जो है वो शिक्षित है, जागरूक है और उसे अहम भूमिका जो है नशे से दूर रहने के लिए निभानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ में अगर हम लोग स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखते हुए खेल कूद की प्रतियोगिताओं के ऊपर आकर्षित हों, हाँ जी, और खेलों की ऊपर ज्यादा आकर्षण दिखाएं, तो मुझे लगता है कि नशे से हम लोग दूर रह सकते हैं। ध्यान मतलब डाइवर्ट करना, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है हम लोगों को ध्यान अपना जो है वो डाइवर्ट करने की आवश्यकता है जी। और इसके साथ साथ जो है एक अवेयरनेस कैंप्स जो है हम लोग लगाते हैं कि नशा किस तरह से सामाजिक कुरीति है, किस तरह से हम लोगों को फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज और फैमिली में भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है ये सारा नशा जो है करके देता है जी। इनसे निकलने की आवश्यकता है। और दूसरा क्या है कि कानून व्यवस्था को हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की आवश्यकता है। कानून और जो है इसमें सख्त बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये सिंथेटिक नशा जो है जिसको आप चिट्टा कह रहे हैं, ये यहाँ पर प्रदेश के अंदर आ रहा है, ये बाहरी पड़ोसी राज्यों से आ रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे एनडीपीएस एक्ट में पाया जाता तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान वहां पर हो। इसके लिए सरकार को उस पर सोचने की आवश्यकता है और उसके ऊपर जो है विधानसभा के अंदर बिल लाकर जो उसमें प्रस्ताव जो है वो वहां पर अमेंड किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है। और पुलिस के पास ज्यादा सेल जो इन्फॉर्मेशन के मिले और पुलिस उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से कार्रवाई करे, इस दिशा में हम लोगों को काम करने की बहुत आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए, परंतु अभी भी बहुत सारी इसमें हम लोगों को वहां पर आवश्यकता और काम करने की। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर किसी भी समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें उसमें उसकी मदद जो है सरकार की या प्रशासन की कर सकता हो तो उसे आगे आना चाहिए। और अगर हमारी भी उसमें कोई आवश्यकता है उसमें रोक लगाने के लिए, इस नशे को रोकने के लिए, तो हम अपनी पूर्ण रूप से सेवाएं देने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ हमेशा तैयार रहेंगे जी। तो ये थे विशाल नहरिया जी, आज हमारे स्टूडियो में आए थे। विशाल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद जी। ऐसे ही और खास इंटरव्यू के लिए देखते रहें फोकस हिमाचल।